मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जो हालात हो रखे हैं मध्य पूर्व एशिया के मिलिट्री बेस को लेकर के, यूएस मिलिट्री बेस को लेकर के, एक एक करके ईरान ने अमेरिकी बेसों को खाली करवा दिया है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। इन अमेरिकन मिलिट्री बेस में क्या हुआ करता है और कैसे वहां लोग जाते हैं, कौन से लोग जाते हैं, इस बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी। और इस जानकारी के साथ मेरे साथ हैं कुवैत के यूएस मिलिट्री बेस में काम कर चुके अमन भोला। अमन भोला जी दिल्ली के रहने वाले हैं जी, मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी। और ये कैसे आप पहुंचे हैं अमेरिकन मिलिट्री बेस में, ये मुझे जरा बताइए। एक तो शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट के लिए, एंड थैंक यू सर फॉर दिस काइंड अपॉर्चुनिटी। सर, अमेरिकन मिलिट्री बेस ये गल्फ में हर कंट्री में है, कुवैत, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर। मैं कुवैत में काम करता था एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के अंडर में। उस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में हज़ारों वर्कर थे, कुछ इंजीनियर थे और 100 फॉरमैन थे। अमेरिकन मिलिट्री बेस यहाँ पे मेरा काम था कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के अंडर में, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फॉर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। आप दिल्ली के हैं, इंडियन हैं जी। शुरू में ये बताएं कि ऐसे कितने भारतीय या दिल्ली के लोग या ऐसे अमेरिकन मिलिट्री बेस में हैं, या ये अमेरिकन मिलिट्री बेस की बात कह लें, अभी रूस में बात हो रही है, यूक्रेन रूस के क्रम में बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं और मिलिट्री में दाखिल हो जा रहे हैं, अलग ढंग की समस्याएं आ रही हैं। तो आपका वहाँ जाना कैसे हुआ और कैसे आप जैसे कितने संख्या में इंडियंस वहाँ है उस मिलिट्री बेस में? सर, मेरे जैसे वहाँ पे 6000 वर्कर हैं और हम कैसे जाते हैं मैं आपको वो संक्षिप्त में बताऊंगा जी। सबसे पहले यहाँ पे बहुत से एजेंट हैं दिल्ली में। हम अपना सीवी एक रेज्यूमे बना के इनको देते हैं। जैसे ही कंपनी यहाँ आती है इंटरव्यू लेने, तो जो कंसल्टेंसी है जहाँ हमने सीवी दिए होते हैं वो हमें फ़ोन करके बुलाते हैं कि ये कंपनी है, इस कंट्री में है, इस काम के लिए आपका इंटरव्यू ले सकती है। फिर हम वहाँ जाते हैं, कंपनी से बात करते हैं, कंपनी हमसे कुछ सवाल जवाब लेती है। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो सैलरी बताते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पासपोर्ट पहले एजेंट लेते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं देते, और जब हम पेमेंट देते हैं और फ़ौरन जाते हैं तो रियलिटी कुछ और ही होती है, जैसे मेरे साथ। और मुझे एक बात बताइए, एजेंट्स जो हैं ये लीगल फॉर्म में हैं या इलीगल फॉर्म में, आपकी जानकारी क्या है? सर, मेरी जानकारी के हिसाब से लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं, क्योंकि कई बार न्यूज़ में आता है कि पेमेंट ले ली कंसल्टेंसी में एजेंट ने, पर कुछ भी नहीं हुआ, पासपोर्ट भी नहीं वापस किया। और कुछ एजेंट ऐसे हैं जो पासपोर्ट से पहले थोड़ी पेमेंट लेते हैं, जब वीज़ा आ जाता है बाकी पेमेंट बाद में लेते हैं और काम पूरा पक्का करके देते हैं। तो दोनों तरह के। आप अपनी रियल कहानी बताएं। आप कुवैत तक चले गए थे जी। उसके बाद हम बात करें कुवैत में जाकर क्या दिक्कतें आई। तो आप कुवैत तक आपका जाना कहाँ हुआ, कहाँ से पढ़ाई हुई, किस ईयर में आपने इंजीनियरिंग पास किया और कैसे पहुँचे? सर, मैं एक साधारण कॉमन मैन हूँ एंड सर मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे पापा खुद एक फॉरेन रिटर्न है कुवैत से। जी। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो बेटा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, फिर HVAC में एक्सपीरियंस लिया। 2 साल दुबई भी रह के आया मैं। फिर वापस आने के बाद कोरोना की स्थिति जब स्टेबल हुई 2023 में मैं कुवैत गया। 2023 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन कंपनी में, जो कुवैत में एक कंपनी है, और मैं सिलेक्ट हो गया। इन्होंने मेरे से कुछ सवाल जवाब पूछे और मुझे सिलेक्ट कर लिया था। फिर इन्होंने वीज़ा मेरा प्रोसेस कर दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या थी उस मिलिट्री बेस में? सर, मिलिट्री बेस में मैं काम करता था। नहीं, आपको क्या पता था कुवैत के लिए जा रहे थे, आपको यूएस मिलिट्री बेस में वहाँ काम करना है, ये पता था यहाँ से? नहीं सर, उस टाइम पे मेरी अपॉइंटमेंट कहीं और थी, और जब इनको मिलिट्री बेस में रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट उनके पास था, तब मुझे उन्होंने ट्रांसफ़र किया मिलिट्री बेस में। डायरेक्ट मेरा मिलिट्री बेस पे वीज़ा नहीं था, तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लगा के मुझे मिलिट्री बेस में ट्रांसफ़र किया। अमन जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक सवाल अंदर आ रहा है जी कि मिलिट्री बेस में होने का मतलब, ठीक आप इंजीनियर थे, तो यंग बच्चे जा रहे हैं, क्या उनको वहाँ सैनिक बनाकर लड़ाया जा रहा है, मैदान के अगले मोर्चे पे उनको रखा जा रहा है? नहीं सर, कुवैत में ऐसा नहीं है। कुवैत में मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में 5-6 हज़ार वर्कर रोज़ अप डाउन करते हैं मिलिट्री बेस में।
कुछ कंस्ट्रक्शन में है, कुछ मेंटेनेंस ऑपरेशन, कुछ गार्डनिंग में है, कुछ कुकिंग में है और कुछ सिक्योरिटी में है। सो सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड, जस्ट टू चेक कि आपने कुछ अंदर पहना तो नहीं हुआ, कोई वेपन तो नहीं लेके जा रहे अंदर, बस इसके लिए। कुछ वेपन वगैरह ट्रेनिंग नहीं मिलती आपको, आर्मी ट्रेनिंग जैसी वहाँ जाने पे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, बस मेंटेनेंस अपने काम से काम रखना होता है। और यस, ये है कि उनके रूल हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कोई अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकता अंदर, कोई अगर परमिशन भी है तो फ़ोटो नहीं खींच सकता कोई, तो बहुत से रूल है वहाँ पे। अच्छा, तो अब आप गए, एजेंट के थ्रू गए, एजेंट से आपकी बातचीत हुई, एक इंटरव्यू अचानक से लिया गया। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे, उस कंपनी को एक इंजीनियर की जरूरत थी जी, एक ही की थी। तो आपका भाग्य से वो छीका टूटा है जो भी हुआ, लेकिन आपको पता नहीं था आप मिलिट्री बेस में काम करने जा रहे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता था कुवैत जाने से पहले कि मैं मिलिट्री बेस में काम करूँगा। पहले मेरा कोई और प्रोजेक्ट था, फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा कि मिलिट्री बेस में हमें एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर दिया था। क्या वेतन ज़्यादा बढ़ गया जितने में गए थे आप मिलिट्री बेस में काम करने के लिए? आपको ज़्यादा मिला क्या, ऐसा क्या था? नहीं सर, बढ़ा तो नहीं पर कम ज़रूर हो गया था। जैसे ही मेरी 200 KD सैलरी पे मेरा जॉब फिक्स हुआ था, पर जैसे ही मैं कुवैत गया उन्होंने मुझे बोला कि 20 KD 10% आपकी सैलरी हर महीने डिडक्ट होगी फॉर वीज़ा कॉस्ट, जो कि मुझे ये कुवैत जाने से पहले नहीं पता था। तो मेरे पास 200 KD के बजाय 180 KD आते थे। 180 KD मतलब कुवैती दिनार की बात कर रहे हैं आप जी। वो कम अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें कितना का पड़ेगा वो? लगभग 53,000 वहाँ मिल रहा था आपको हर महीने के हिसाब से? अच्छा, तो वहाँ मिलना शुरू हुआ 20 KD उसमें कट करके आपको 180 मिलना शुरू हुआ। कैसे चला वहाँ, कैसे काम मिला, क्या मिला? सर काम यही था, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। जैसे वर्कर हैं 100 वर्कर पे 2 फोरमैन होते हैं, तो फोरमैन से रिपोर्ट लेनी, आज क्या काम हुआ है, कितना काम पेंडिंग है, कितना काम प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा क्लाइंट से मीटिंग होती थी कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, वैसे मतलब कोऑर्डिनेशन होता था टेक्नीशियन और क्लाइंट के बीच में। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से आप मुझे संपर्क में आए मेरे? सर मामला गड़बड़ हुआ जब वर्कर्स ने कंप्लेन करनी शुरू करी कि ओवर टाइम लिया जा रहा है 16 घंटे और पेमेंट दी जा रही है सिर्फ 12 घंटे की। यहाँ पे मैंने बात एस्केलेट करी इंटरनली मैनेजर के पास, मैनेजर HR के पास, जो कि इजिप्ट और इंडिया के बैकग्राउंड निवासी हैं। आपके मातहत कितने लोग थे जो वर्कर्स जिसकी बात कह रहे हैं आप? सर वर्कर्स लगभग 200 वर्कर्स थे, 4 फोरमैन थे, AC के फोरमैन, सिविल के फोरमैन, इलेक्ट्रिकल के फोरमैन और प्लम्बिंग के फोरमैन। ये ज़्यादातर इंडियन थे इसमें? सर सारे ही इंडियन थे और कुछ इजिप्शियन भी थे। अच्छा, उनको कितना मिलता है? उनको सर मिलता है 100 KD, किसी को 110 KD, किसी को 120 KD, किसी को इससे भी ज़्यादा। अच्छा, तो उन लोगों को कहा गया उनकी आप 16 आवर ड्यूटी ले रहे थे, 12 आवर का साइन करा रहे थे जी। रहने वगैरह का इंतजाम क्या था वहाँ? रहने का इंतज़ाम वहाँ पे कंपनी का फ्लैट था, अलग अलग जगहों पे था। एक जलीब अल शुवेक एक जगह का नाम है, स्ट्रीट नंबर 125 इन कुवैत। एक जगह का नाम है महाबूला। तो महाबूला की कंडीशन फिर भी अच्छी है, पर जलीब अल शुवेक की बात करेंगे सर, वो बहुत बुरी स्थिति में है। पेंट सही नहीं है, मार्बल सही नहीं है, फ्लोर सही नहीं है और बहुत से इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच बहुत ज़्यादा है कुवैत में जो मैंने देखा। एंड इंसेक्ट्स में और बाकी थोड़े बहुत नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच बहुत है। अच्छा, तो वहाँ रखा गया, आप लोग रहते थे आप? जी। नहीं, स्थितियाँ कहाँ बिगड़ी ये मैं पूछना चाह रहा था। उन्होंने शिकायत की तो फिर क्या हुआ? शिकायत की तो मैंने ये कंप्लेन रेज करी इंटरनली HR के पास। HR ने बोला कि अपने काम से मतलब रखो। मैंने कहा ये मेरा ही काम है, अगर वर्कर मेरे अंडर में काम कर रहा है, मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये मेरा काम है। पर यहाँ पे उन्होंने मेरी ड्यूटी बंद कर दी। जब मैंने केस को और एस्केलेट किया, मेरी सैलरी रोक दी, फिर मैंने लेबर कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया था। ऐसा मुमकिन है क्या कि वहाँ कुवैत के लेबर कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं? जी सर, डेफिनेटली। वहाँ पे ये कुवैत ने अथॉरिटी दी हुई है सबको कि कोई भी अगर अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है या एम्प्लॉयर कुछ परेशान कर रहा है तो वो लेबर कोर्ट में एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एज पर दी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो फिर क्या हुआ वहाँ को लेबर कोर्ट में आपने कंप्लेन किया तो? सर लेबर कोर्ट में फाइल तो कर दिया केस,
पर सर बिना सैलरी स्लिप के, बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर के कोई भी कुछ प्रूफ नहीं कर पाता है। तो कंपनी ने बहुत चालाकी से ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया, ना कभी किसी महीने की सैलरी स्लिप दी, तो मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाया। 1 साल तक मेरा केस चला और कुछ भी नहीं मैं प्रूव कर पाया। अब 2023 में गया, 2024 तक काम किया, 2025 में ये मामले की शुरुआत हुई, आप कह रहे हैं? यस, 2024 में मैंने लेबर कोर्ट में केस फाइल किया था एंड 2025 में मुझे डिपोर्ट कर दिया झूठे केस में वापस भारत कर दिया। यस। तो अब क्या स्थिति है आपके केस की? अभी सर वापस आने के बाद मैं एक तो NHRC मानव अधिकार भवन में गया हूँ, वहाँ पे मैंने केस फाइल किया। अभी लगभग 8 महीने हो चुके हैं, कुछ भी नहीं। आपको लगता है क्या कहा गया आपको NHRC से कि विदेश में आपके साथ कुछ हुआ हो, NHRC आपके लिए कुछ कर सकती है उसमें? यस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, और यस मेरे ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हुए थे क्योंकि मेरे साथ मारपीट भी की गई थी कुवैत में। जब मैंने लेबर कोर्ट में केस फाइल किया था, कंपनी में मैनेजर गुस्सा हुए और उन्होंने 3 बंदे भेजे रूम पे कि रूम खाली कर दो। मैंने कहा एक एंड ऑफ सर्विस लेटर दो, इस पे मेरे साथ मारपीट की गई। अच्छा, तो अब क्या लगता है वहाँ के लोग आपके संपर्क में हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं? जी, मतलब बहुत कम रह गए हैं, बाकी सबकी लाइफ बिजी हो जाती है। तो पहले शुरू में तो बहुत सारे लोग थे कांटेक्ट में, अभी बहुत कम है पर हैं। ये थोड़ा वहाँ का सिचुएशन बताइए। वहाँ जाने के लिए क्या कुवैती भाषा सीखनी पड़ती है, अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, हिंदी से बात बन जाती? सर हिंदी आजकल यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि दुबई में भी अगर आप जाएंगे, मैं दुबई में 2 साल रहा हूँ, 2 साल कुवैत में रहा हूँ सर। हिंदी में आप देखेंगे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वर्कर जितने भी हैं, हिंदी में बात करना उनके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा कई कुवैती भी हिंदी बोल देते हैं और कुछ वर्कर्स अरेबिक लैंग्वेज अपने आप सीख जाते हैं। अमन जी बताइए, जो हालात है अभी, जो वो काफ़ी शोर है इस बात को लेके, अमेरिकन बेस खाली हो गए, खाली करा दिए गए, वहाँ से क्या इनपुट्स है आपके पास? वहाँ के जो आप वहाँ जाते वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? सर ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिकन मिलिट्री बेस खाली करा दिए गए हैं। जो मेरी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कई वर्कर से मेरी बात हुई है और कहा गया है 60% मिलिट्री बेस डैमेज हो चुका है, वो काम के लायक नहीं है, और इवन वर्कर्स की छुट्टी करा दी गई है, और जो अमेरिकन थे उनको होटल में शिफ्ट करा दिया गया है मिलिट्री बेस से बाहर। कुवैत की स्थिति है, ऐसे अलग अलग जगहों पर यही हालत होंगे? जी सर, बिल्कुल। और लोग क्या कह रहे हैं, भारतीय वहाँ से वापस आ गए या सुरक्षित हैं, या फिर क्या स्थिति है? सर कुछ वर्कर्स को अलग अलग साइट पे ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को हॉस्पिटल में, किसी को यूनिवर्सिटी में, किसी को मॉल में, तो यहाँ होटल में किसी को शिफ्ट कर दिया, तो यस, और किसी को वापस भेज दिया इंडिया। एज्यूम कीजिए आप इस समय वहाँ होते जी, तो उस हालात में क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? क्या सर अगर इस हालात में मैं वहाँ रहता तो मैं ये सुनिश्चित करता कि जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको निभाऊँ, वर्कर को देखूँ, वर्कर की सेफ्टी को देखूँ, यस, और बस अपना तरफ से बेस्ट करूँ, यही मेरी कोशिश होती है। शुक्रिया अमन जी, है ना? धन्यवाद सर। ये अमन भोला से इसलिए मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे यंग लोग कुवैत हो, मध्य पूर्व के देशों में जाके नौकरी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं। कहते हैं कि दुबई की बड़ी आबादी ही इंडियंस की है ऐसे, और वो लोग किस स्थिति में रह रहे हैं? हम लोगों को लगता है अमेरिकन बेस में नौकरी मिल गई, सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतर स्थिति में। वहाँ भी वही हालात है, वहाँ भी यही दस्तूर है। वहाँ साइन किसी और पे कराया जाता है, काम किसी और चीज़ का लिया जाता है, वेतन कुछ और दिखाया जा सकता है उसमें भी, और कम दिया जा सकता है। समय आपके कामकाज का ज़्यादा लिया जा सकता है और एम्प्लॉयर के तरीके से आपको कम दिया जा सकता है। ये दुनिया भर का दस्तूर है, अमेरिकन के दस्तूर में भी यही शामिल है। फिलहाल अमन जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको न्याय मिले, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।